जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम 2020 के सेट 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, इसकी तीसरी कक्षा में ऊर्जा बताओ। देखो, हाइड्रोजन परमाणु में एनवी कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो होती है -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो है तीसरी कक्षा कह रहा है तो n की वैल्यू 3 रख देंगे। -13.6 बटे 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर परस क्षेत्रफल की कुंडली से B बराबर 3I+4 के टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो, अगर जो है वो कुंडली एक्स वाई तल में रखी है तो उसके जो क्षेत्रफल की दिशा होगी उसके एक्स वाई तल के लंबवत माने जेड दिशा में होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो एरिया है वह 0.2 के कैप। वो एरिया ए बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर स्क्वायर के कैप, और जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है 3I कैप + 4 के कैप। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी वो होता है B.A। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। इसमें सिर्फ के कैप है तो के की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें 4 दूनी 8 होता है तो 0.8, और मात्रक वेबर लिख देंगे या टेस्ला मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया है 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दी है ये इतनी वैल्यू। तो देखो, धारा I बराबर होती है NeAVD। तो मैं VD नहीं दिया, इसमें म्यू दिया है गतिशीलता, और म्यू बराबर होता है VD बटा E यानी विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से VD निकाल लेंगे, VD हो जाएगा म्यू इंटू E। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र E क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू V बटा L यानी जितना विभवांतर है और जो तार की लंबाई है। तो म्यू की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶। V है 4 वोल्ट और तार की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मैं 1/5 मीटर लिख सकता हूँ क्या? 1/5 मीटर में 20 सेंटीमीटर होंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 20। तो 4.5 टू जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी 10⁻⁻5। ठीक है, और अनुगमन वेग है तो मात्रक तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जो है वैल्यूज रख देंगे I में। I बराबर N मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो है 8.5 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ NeA यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमको इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और मीटर स्क्वायर में बदल के हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ की। ठीक है, और उसके बाद VD की वैल्यू रखनी है 9 इंटू 10⁻⁻⁵। तो देखो वैल्यूज क्या हो जाएगी, 8.5 को मैं लिख सकता हूँ 17/2, 17/2 8.5 बन जाएगा वो, गुणा 1.6 गुणा 9 गुणा 10 की पावर देखो कितनी होगी, 28 तो ये है। ठीक है, और यहाँ 19 में और 4 23 और 5 28। ठीक है, तो 10 की पावर तो सारी कैंसिल्स हो जाएगी, प्लस के 28 है और माइनस के भी 28 है, तो मतलब यही बचेगी वैल्यू। ओके, अब इस वैल्यू में भी हम 2 से इसको काट के 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, और 8/10 हो जाएगा
और 9 8 72 और 17 की गुणा करेंगे तो आएगा 1224, पर ये 0.8 है तो वैल्यू आ जाएगी 122.4 एम्पियर। ठीक है। अब देखो पीछे जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, आंसर की में उसने दिया है 1.22। ये तब होगा अगर ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बजाय 1 मिलीमीटर स्क्वायर देता ना, एक ऐसा क्वेश्चन भी था, मिलीमीटर स्क्वायर था उसमें, तब यहाँ पर जो वैल्यू आती वो 1.22 एम्पियर आती है। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये आंसर आया हमारा ये बिल्कुल सही है। ओके, फॉर्मूला धारा का, और ये फॉर्मूला भी ये शायद कई लोगों को याद नहीं भी होगा, गतिशीलता बराबर म्यू बराबर वी डी बटा ई। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए आपको विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V बटा L। ठीक है, तो बाकी तो बस मल्टीप्लाई करना रह गया था। अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0I/2R, और इसी कुंडली के अक्ष पर अगर मान लिया वो जो है x दूरी पे है, त्रिज्या इसकी R है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसको मैं B' बोल दूँ। ठीक है, क्योंकि B इसको बोल दे ना, तो ये होगा μ0I/r² x² प्लस r² की पावर 3/2। ओके, ये B' हो गया और ये B हो गया। ठीक है, अगर मैं B' को B से डिवाइड कर दूं, देखो हमको क्वेश्चन सोल्व करना है और हमको B की वैल्यू दी है, I की तो दी नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, B' को B से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, B'/B क्या होगा, देखो μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जो है R ये चला जाएगा r² के पास, तो ऊपर आ जाएगा r³ और नीचे हो जाएगा x² प्लस r² की पावर 3/2। ओके, अब देखो R इसने रेडियस जो है वो दिया है 12 सेंटीमीटर और कुंडली के अक्ष से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R जो है वो है 5 सेंटीमीटर और जो x है सॉरी R है 12 और x है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, अब देखो मैं वैल्यूज को सेंटीमीटर में पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब बनेगा और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मेरे को टेस्ला में चाहिए B' और B की यूनिट टेस्ला है ही है नीचे। ठीक है, तो मतलब ये क्वांटिटी, इधर कोई यूनिट नहीं है, टेस्ला पॉइंट टेस्ला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 12 रख देंगे। ठीक है, 12 की क्यूब हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा 12² प्लस 5² और उसकी पावर 3/2। हमको पता है, हमको सबको पता होगा समकोण त्रिभुज में अगर एक 5 हो एक 12 हो तो इनका स्क्वायर को जोड़ के तीसरा क्या आ जाता है, 13 हो जाता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 13 का स्क्वायर। और जब 13 के स्क्वायर का हम पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 13 की क्यूब बन जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 13 की क्यूब। यानी मैं लिख सकता हूँ B' बराबर B × 12 की क्यूब अपॉन 13 की क्यूब, और इसकी जो वैल्यूज़ है 12 की क्यूब होती है वैसे 1728 और 13 की क्यूब होती है 2197। ठीक है, अब अगर किसी ने कंपटीशन का मैं थोड़ा पढ़ा है तो उसको ये याद होनी चाहिए, है नहीं। तो B की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, और इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, लगभग आ जाएगी 12³ / 13³ 0.786 कुछ ऐसे, पर ये हम कर लेते हैं। देखो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2 से इसको 78 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 39 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 0.39 × 10⁻⁴ टेस्ला।
या फिर इसको पॉइंट को एक को इधर ले जाएंगे तो 10⁻⁻5 टेस्ला, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखो हमने क्या क्या, हमने कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखा और अक्ष पे फॉर्मूला लिखा। हमें अक्ष पे ज्ञात करना था चुंबकीय क्षेत्र, तो बी डैश को हमने बी से डिवाइड कर लिया। ठीक है, हमने देखा कुछ चीज़ें कट गई और जो बच गई उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। ठीक है, और फिर बी डैश को, ये बी डैश अपॉन बी है यहाँ पे। ठीक है, इस बी को मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे, बी को मल्टीप्लाई में इधर ले आए, वैल्यूज़ पुट कर दी सारी और ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में है और एक इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में इतने वेग के चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत बल और चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। देखो विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो है 300 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर QE। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का आवेश और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र कितना है, 300 मैक्सिमम जो आयाम है उसका वोल्ट पर मीटर। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 16 × 48 हो जाता है, 4.8 × 10⁻⁻17 बच जाएगा न्यूटन, ये बल होगा। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र के कारण मैक्सिमम जो बल होता है वो होता है बराबर QVB, मैक्सिमम जो होता है। ठीक है, अब वो लंबा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में, तो कोण कितना, 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, वरना QVB sin थीटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19, वेग है उसका 2 × 10⁻7, और चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो जाता है B बराबर E/C, जो यानी जो विद्युत क्षेत्र का आयाम है बटे प्रकाश की चाल, ये है 300 और प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से जो है 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10⁹ है, नीचे 8 है, तो 10⁻1 बच जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 गुना, तो 10⁻1 यहाँ से बचेगी और -19 यहाँ पे 10⁻−18 न्यूटन, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 9 होगी, नीचे 8 होगी, तो 1 बच गई ऊपर, +1 -19 तो -18 बच जाएगा। ठीक है, ये चुंबकीय बल है और ये विद्युत बल। ओके, देख लो देख लो देख लो। अब है अगला क्वेश्चन। एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। तो हम जो है लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। देखो अवतल लेंस के लिए, और अगर हम मानिए उसके दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बराबर है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है 1/f बराबर म्यू -1 और -2/r, ये हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है, इसको μA लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी वायु में फोकस दूरी, इसको FA लिख लेते हैं उसकी। अब दूसरी फोकस दूरी उसकी लिक्विड में निकालनी है, तो FN, यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा वो लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक, और यहाँ पे यही -2/r। ठीक है, अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर FL जो है लिक्विड में, ठीक है, अल्फा सर लिख दिया, लिखो चलो अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी FL/FA बराबर होगा, अब ये तो ऊपर ही रहेगा, डिवाइड कर रहे एक साइड, ये नीचे μA -1/μL-1। अब वायु के सापेक्ष तो उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। ठीक है, 1.5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। ओके, और जो मीडियम है, लिक्विड है, उसका अपवर्तनांक 1.6 है, तो उसके सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5/1.6। ठीक है, और -1।
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 अपॉन, यहाँ पे जाएगा 1.5 में से 1.6 घटाएंगे तो 0.1 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, अपॉन में क्या आएगा 1.6 आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो 16 पंजे होता है 80, 1.6 की 0.5 में गुणा करके, मतलब आधा है वो उसका करीब, तो 0.8 बन जाएगा 0.8, और ये क्या है नीचे 0.1 है, तो भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -8। यानी जो लिक्विड में फोकस दूरी होगी अपॉन जो वायु में फोकस दूरी है वो क्या आ जाएगी, वो -8 हो जाएगी उनका अनुपात। ठीक है, अब वायु में फोकस दूरी क्या है, वो 20 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस बोल रहा है तो वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है निगेटिव। ठीक है, तो अब लिक्विड में उसकी फोकस दूरी हो जाएगी -8, इधर इसकी मल्टीप्लाई चली जाएगी FA, यानी -8 गुणा -20 यानी कि 160 सेंटीमीटर। और अब फोकस दूरी कैसी होगी, इसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यानी अब इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी इसकी उत्तल, प्रकृति क्या हो जाएगी, उत्तल। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी लेंस को उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो देंगे हम तो उसकी प्रकृति पलट जाएगी। लेंस का अपवर्तनांक यहाँ पर 1.5 था और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.6 था, तो अवतल लेंस का क्या बन गया, उत्तल लेंस बन गया। उत्तल होता तो उसका अवतल बन जाता। अगला क्वेश्चन है कि 5000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के फोटोन है, यानी कि 500 नैनोमीटर, और हमें पता है फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एक फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी hc/λ। hc की वैल्यू हमने कई बार बताई है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे 500 नैनोमीटर, तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये आगे वैसे इसकी वैल्यू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, बट अभी नहीं हम रखते, कुछ चीज़ें कटवट जाए तो फायदा होगा। ठीक है, ये होगी एक फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, और प्रति सेकंड जो है मतलब 60 वाट का वो बल्ब है, उसकी शक्ति कितनी है 40 वाट है, तो वो है 40 जूल एनर्जी पर सेकंड दे रहा है। वो कितनी एनर्जी, 40 जूल पर सेकंड। अब हमें बताना है कि कितने फोटोन लगेंगे इतनी एनर्जी के लिए। एक फोटोन की तो कितनी आई है, इतनी आई है 124/50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जूल में ही रख लेते तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी ऊर्जा है 124/50, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। एक फोटोन की तो इतनी है, और प्रकाश का स्रोत जो है वो 40 जूल दे रहा है पर सेकंड, तो कितने फोटोन लगेंगे, n बराबर कुल ऊर्जा जो है हमारी 40 जूल पर सेकंड दे रहा है वो, तो ठीक है, और इतने जूल एक फोटोन की ऊर्जा है, तो उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं इस चीज़ से, पर सेकंड को 124/50 गुणा 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है, जूल। तो जूल से जूल इतने पर सेकंड फोटोनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 50 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 5 चौक होता है 20, और 20 और 2 जीरो। ठीक है, और नीचे क्या 124 है, और गुणा 1.6 है नहीं, और जो है 10 की पावर ये -19 है, ऊपर चली जाएगी प्लस की 19 हो जाएगी। देखो जब हम 100 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 6.25 वैल्यू आती है, तो सबको पता ही होगा बहुत सारे क्वेश्चन में। अगर हम 100/16 करेंगे, 100/16 क्या हो जाएगा 25/4 यानी 6.25। तो अगर हम यहाँ पे 16 तो है नहीं, 1.6 है, तो अगर हम 200 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 125 आ जाएगी, है नहीं। 125 कैसे आ गई, देखो अगर 100 होता
100 को 1.6 से डिवाइड करते तो 62.5 आता। ठीक है, 62.5 200 करेंगे तो उसका डबल यानी 125 आ जाएगी। ठीक है, यानी 1.6 से 2000 पूरा कट के उत्तर जो है लगभग 1250 आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यू 124 125 लगभग बराबर है, तो इससे इसको काट देते हैं, 10 आ गया। ठीक है, और 10 की गुणा करेंगे इसमें तो 10 की पावर 20 लगभग में इतने आ जाएंगे। थोड़ी सी वैल्यू हल्के सी ज़्यादा होगी क्योंकि हमने 124 को लगभग 125 मान के काटा है ना, तो लेकिन इतना लगभग में चल जाएगा। भाई थोड़ी बड़ी संख्या है ये 10 की पावर 20 फोटोन पर सेकंड। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। पहले हमने निकाल ली कि एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है, फिर हमने देखी कि हर सेकंड कितनी ऊर्जा निकल रही है, फिर हमने चाहिए कि उतनी ऊर्जा में कितने फोटोन निकल रहे होंगे, तो हमने कुल जो ऊर्जा है उसको हमने एक फोटोन की ऊर्जा से भाग दे दिया, तो हमारे पास कुल फोटोनों की संख्या आ गई। ठीक है, तो फोटोन की जो ऊर्जा निकाल ली थी हमने उसको फिर से जूल में बदल लिया ऐसे करके। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए और सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से मुक्त ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। तो न्यूमेरिकल पार्ट हम करते हैं। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो, जब 4 हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ और क्या निकल जाएगा, यहाँ तो 2 ही हुए, तो 2 जो है बीटा पार्टिकल निकल जाएंगे प्लस कुछ ऊर्जा निकलेगी, है नहीं। तो इस ऊर्जा की वैल्यू होती है 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोबारा से देख लो, 4 नाभिक जो है, जो हाइड्रोजन एटम है उसके मिलके हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, और ऊर्जा मुक्त हो रही है, ये नाभिक के संलयन है। अब क्या है, फिर क्या होगा, हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन के नाभिक होंगे हमारे पास। 1 ग्राम में अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतने होंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 1 किलोग्राम में इसमें 1000 की गुणा और कर देंगे, 6.022 गुणा 10 की पावर 26 कर दो, इतने। अब जो है 4 से जो है 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बन रही है, तो इतनों से कितनी बन जाएगी। ठीक है, इतनों से कितनी बन जाएगी, उसके लिए 26 से गुणा कर देते हैं, 4 से भाग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा बन जाएगी, है नहीं। सिंपल, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। भाई हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन के नाभिक होंगे, 4 नाभिक से तो इतनी ऊर्जा बनेगी। ठीक है, 1 ग्राम में इतने नाभिक होंगे, अवोगाद्रो संख्या। 1 किलोग्राम में कितने होंगे, उसमें और 1000 की गुणा कर दी, और इतनों से ऊर्जा कितनी बन जाएगी, बस 4 से तो इतनी बन रही है, तो इतनों से कितनी बन जाएगी, 4 से भाग करो, 26 से गुणा कर दो, तो इसकी जो है मल्टीप्लाई करके आंसर बताना हमें। आंसर जो है इसका आ जाएगा करीब 39 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, गुणा 10 की पावर 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, आसान है, याद रखो ये चीज़ पता होनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, और 1 ग्राम में कितने ये होते हैं, बाकी तो सब आसान है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड की समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखो, जो विभवांतर होता है, विभवांतर V बराबर होता है E इंटू डी। ई क्या है, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, और डी उनके बीच की दूरी। देखो, अगर दूरी आधी कर दे प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तो तब भी उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पे डिपेंड नहीं करता। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर नया वाला विभवांतर हो जाएगा E इंटू डी बाई 2। ठीक है, यानी ई डी क्या थी, ई डी वी की वैल्यू थी, पहले वाला विभवांतर उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले विभवांतर था 400 वोल्ट, तो 400 का आधा कितना आ जाएगा आंसर, 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी नया विभवांतर क्या होगा, 200 वोल्ट होगा। ठीक है, अब धारिता भी कुछ बदल जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी, देखो धारिता होती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A
बटा डी। नई धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी जो पहले वाली धारिता थी उसकी क्या हो जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो सी डैश कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोफैरड से 200 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब संधारित्र में ऊर्जा कितनी होगी संचित, पहले कितनी थी, पहले यू निकाल लेते हैं, 1/2 CV² करके। तो 1/2 पहले धारिता थी 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरड, और पहले विभव था 400 वोल्ट, तो 400 गुणा 400, तो 2 2 4 और 2 6, 10⁻⁻6 तो चली जाएगी इनसे ही, और 4 2 चौक 16 को 2 से भाग करेंगे 8 जूल। पहले ऊर्जा कितनी थी, 8 जूल थी। अब नई ऊर्जा यू डैश कितनी है, 1/2 सी डैश वी डैश का स्क्वायर, 1/2 इसकी वैल्यू हो गई है 200 गुणा 10⁻⁻6 गुणा विभवांतर भी कितना होगा, 200 गुणा 200। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधी हो जाएगी वैल्यू उसकी, जो भी है करके देख लो। तो परिवर्तन कितना हुआ, ठीक है, 4 जूल माइनस के 8 जूल, तो माइनस के 4 जूल, मतलब 4 जूल की ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है भाई, पहले जो है संचित ऊर्जा 8 जूल थी, अब 4 जूल है, तो 4 जूल कम होगी ना संचित ऊर्जा। ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा, 4 जूल की कमी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है ये रहा कि दो समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, हम पहले निकालते हैं दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका फॉर्मूला कहता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक बराबर माइनस के ES। एस मतलब जो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ किस कारण से, dIP/dt, पहले वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने से। तो इस चीज की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, m इंटू dIP/dt बराबर माइनस ES। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकता है वो 1.5 हेनरी। धारा में परिवर्तन, धारा 0 से 20 हो गई तो 20 का परिवर्तन, और बटे समय कितना लगा, 0.5 सेकंड का। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 15 3 होता है, 20 × 60, तो इसमें जो है माइनस के 60 वोल्ट। माइनस का मतलब ये है कि क्योंकि धारा बढ़ रही है ना 0 से 20, तो विरोध करेगी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके विपरीत धारा आएगी उसमें। ठीक है, धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करेगी, तो इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होगा। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। ठीक है, हम कह सकते हैं डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, इसमें डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ES की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, और गुणा डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 0.5 सेकेंड, और भैया माइनस भी होता है यार, माइनस हम कैसे भूल गए, बराबर माइनस का डेल्टा फाई बी। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितनी आ जाएगी, 60 में आधा की कर्ण 30 आ जाएगा, तो 30 डेल्टा फाइव बी बराबर आ जाएगा 30, और या तो हम कह लो इसका मात्रक वेबर होता है, या फिर वोल्ट गुणा सेकंड, वोल्ट सेकंड कह लो। ठीक है, या वेबर, 30 वेबर का उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने पहले अन्योन्य प्रेरण गुणांक वाला फॉर्मूला लिखा, इससे हमने दूसरी कुंडली में पहले तो हमने निकाल लिया कि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। फिर हमने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ऋणात्मक वैल्यू के, तो वो सब रखा हमने, और यहाँ से डेल्टा फाइव बी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो में 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज की आवर्ती प्रकाश वाले रेडियो संचरण बैंड समशोरित है, इसमें स्वप्रेरक तो इतने हेनरी का हो, तो संधारित्र की धारिता परास ज्ञात कीजिए।
देखो फ्रीक्वेंसी दी है इसने F1 और F2, मतलब फ्रीक्वेंसी की रेंज F1 से F2 तक, यानी 800 किलो हर्ट्ज से के कहाँ तक 1200 किलो हर्ट्ज तक दी है। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी है ये F की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से अगर मेरे को ओमेगा निकालना है, ओमेगा, तो ओमेगा कैसे निकाल लेंगे? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। ठीक है, तो 2 पाई F1 हो जाएगा ओमेगा 1, यानी 2 पाई गुणा 800, और किलो का मतलब होता है 1000, तो 8, 3 पावर यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 गुणा 10 की पावर 5, ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है ओमेगा स्क्वायर होता है 1/L और C के बराबर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1/LC के बराबर होता है। L की वैल्यू दिया है इसने, C की हमसे पूछी है, तो C हम इधर ले आते हैं, 1/L ओमेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है? प्रेरकत्व है भाई 200 माइक्रो हेनरी, 200 गुणा 10 की पावर -6, और ओमेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 10 की पावर हो जाएगी 10। ठीक है, 5 का स्क्वायर 10 की पावर 5 का स्क्वायर 10 की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 की पावर तो कितनी बचेगी? यहाँ 10 में से 6 जाएगी तो 4 बच जाएगी। ठीक है ना, 2 पावर 10 की है रही। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी है? 12 है, 12 में से 6 गई तो 6 बचेगी, ऊपर हो जाएगी 10 की पावर, भाई ये भी प्लस के है ना, -6। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे है ये सब 2, 4 दूनी 8, और 8 गुणा 64, 8 की क्यूब होगी, मतलब 8, 4 दूनी 8 तो ये होगा, और 64 ये हो गया, यानी ये होगा 512, और गुणा पाई स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी इतने फैराड। ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। तो फिर दोबारा करना में जो काम यहाँ पे किया 800 किलो हर्ट्ज वाली के लिए, वही 1200 किलो हर्ट्ज वाली के लिए करना है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो 8 गुणा 10 की पावर 5 वैल्यू है, वही यहाँ पर जब ओमेगा 2 निकाल लेंगे तो 2 पाई F2, 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12, 2 पावर ये और 3 ये, तो ये 12 गुणा 10 की पावर 5 हर्ट्ज ही हो जाएगा। मतलब जहाँ पर यहाँ 8 है वहाँ पर इसमें वैल्यू 12 हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हमने एक C1, इसको धारिता को L1 C1 कर लेते हैं, धारिता की परास C1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक वैल्यू C2 आ जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू आएगी इसके आंसर। जो सेम टू सेम काम करना है, बस जहाँ भी यहाँ पे वैल्यू 8 है उसकी जगह यहाँ पे वैल्यू 12 दे रखी है। सिमिलर एक आंसर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दो पोलराइडो P1 P2 की अक्षें परस्पर लंबवत है। P1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नोट है। P1 व P2 के बीच में P3 रखा गया है। P3 की अक्ष P1 की अक्ष से 45 के कोण पर झुके है। P2 से पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? देखो ये मान लिया P1 है, P1, और ये P2 है, एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री पे, और इनके बीच में हमने रख दिया P3। ये इससे कितने कोण पे है? 45 के कोण पे। पहली बात, जब अगर इस पे तीव्रता जो है I नोट पड़ेगी, अध्रुवित प्रकाश, ये कैसा है? अध्रुवित, तो ये पोलराइड उसको अध्रुवित को ध्रुवित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीव्रता निकलेगी इसमें से वो निकलेगी I0/2। ठीक है, अध्रुवित से जब ध्रुवित प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। ठीक है, आधी, I0/2। अब जब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा हम बोलते हैं उसकी तीव्रता I' होगी, और हम बोलते हैं जब इसमें से वो प्रकाश निकलेगा, जब अगर ये 45 का कोण इससे बना रहा है तो 45 का कोण इससे बना रहा है, तो जब इसमें से निकलेगा उसकी तीव्रता I" हो जाएगी। तो I' की जो वैल्यू होगी, I' की वैल्यू होगी जो I0/2 है इंटू कोस स्क्वायर, कोण कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? I0/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2, यानी वैल्यू होगी I0/4। अब जो I" होगा, I' कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थीटा 45 ही है। I' की वैल्यू है I0/4, और कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू फिर से 1/2 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा I0/8। ये हो जाएगा।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर एक पोलराइड हो, उससे दूसरा पोलराइड थीटा के कोण पर हो, तो प्रकाश की तीव्रता होती है आई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बशर्ते कि उस वाले पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो ध्रुवित पड़ रहा है। अगर अध्रुवित से प्रकाश अध्रुवित पड़ा और उससे ध्रुवित होके निकला तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। ठीक है, देखो पहले अध्रुवित से ध्रुवित, तीव्रता आधी होगी। अब ध्रुवित इस पे पड़ा, ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा के हिसाब से कम होगी। फिर से ध्रुवित इस पे पड़ा तो कोस स्क्वायर थीटा के हिसाब से कम होगी। एंड में तीव्रता आई नॉट बाई 8 हो जाएगी। देखो फाइनली लास्ट न्यूमेरिकल है और यहाँ पे लिखा है प्रत्येक का अगर प्रतिरोध 50 में। इसका मतलब क्या है, डायोडो की बात कर रहा है। D1 डायोड है, D2 डायोड है, इनमें से हर एक का जो अगर प्रतिरोध है वो कितना है, 50 ओम है। ठीक है, तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है, मतलब अगर पश्च अभिनत होगा तो कुछ करंट उसमें जाएगा नहीं। ठीक है, 200 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये मेरी ये है सेल, इसका ये प्लस का सिरा है और ये माइनस का सिरा है, तो जो है करंट इसमें ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये इसका एन क्षेत्र है, ये पी क्षेत्र है। एन क्षेत्र उच्च विभव से जुड़ा है और पी क्षेत्र निम्न विभव से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये हो गया पश्च अभिनत। इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, यहाँ से आई धारा निकली तो वो आई धारा इसमें आ जाएगी। ठीक है, आई धारा। अब इसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम इसका प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध कितना है, 50 ओम, तो 50 ओम तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब धारा इसमें 250 ओम में जाएगी। ठीक है, और अब इधर तो कुछ धारा को आना ही नहीं, अब इस 200 ओम में जाएगी। इस तीनों में आई धारा आ रही है तो तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ये 200 ओम, ये 250 ओम, ये 50 ओम, 250, 50, 300 और 200, 500। कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया 500 ओम का। ठीक है, अब धारा निकालनी है आई। धारा आई कितनी हो जाएगी, विभव कितना है, 6 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है 500 ओम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगर इसको मैं 500 को लिख सकता हूँ मैं 1000/2, तो 2 से तो ऊपर गुणा हो जाएगी 12 और गुणा 1000 हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ऐसे भाग करना डिवाइड तो आते ही होगा, है नहीं, या मैं इसको 12 मिली एम्पियर भी लिख सकता हूँ, या 1.2 इंटू 10⁻² एम्पियर भी। ओके, तो ये हमको बस इसमें ये ध्यान रखना था कि इस डायोड में इस वाले जो ब्रांच है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो डायोड है ये क्या जुड़ा है, पश्च अभिनत है, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सारा करंट ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध इसका 50 ओम था, 250 ओम या 200 ओम, या ये जोड़ने थे, तो कुल प्रतिरोध 500 ओम और आई बराबर V/R। तो कुल मिला के इस सेट के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए और हमको अब अंदाजा लग गया होगा कि एक सेट में कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 5 नंबर का तो ये था, उसके बाद इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूछा था, 2 नंबर का उसको लगा लो, 3 नंबर का ही लगा लो, 5, 3, 8। और ऐसे ही इस वाले में पूछा था तो 3 का इस न्यूमेरिकल को लगा लो 11, 3 का उस न्यूमेरिकल को लगा लो 14, और जो है 3 का इस न्यूमेरिकल को लगा लो 17। इसमें भी पहले कुछ पूछा था तो 2 का इसको लगा लो 19, और ये तो है ही 3 का, 19, 3, 22। उसके बाद 3 का ये है 25, 3 का ये है 28, और 3 का ये है 28 और 3 31, और ये भी 3 का ये 31 और 3 34। 2 का ये है 34 और 2 ये वाला नीचे वाला, ये तो फॉर्मूला लिखना है इसमें, तो दोनों में एक बार द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का 90 डिग्री घुमा देंगे तो निरक्षीय स्थिति में 0 हो जाएगा। तो 34 पे आ गए थे, 2 36 और 1 ये 37। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके बहुविकल्प को देखो तो ये और ये दोनों भी क्या है, न्यूमेरिकल्स ही है। ठीक है, तो 36 का 37 तक आ गए थे शायद, 39 नंबर के इस सेट में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो अब देख लो इस सेट में न्यूमेरिकल्स का कितना वेटेज था। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो अब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, जय श्री राम।